हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीयू के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो एमडीसी, माइनर, मेजर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, और भी जो पुराने सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं, जो सीबीसीएस, वो सब की तैयारी आपका जेएच एग्जाम फ्लेक्स यहाँ पे करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको हर वीडियो का हर वीडियो का जो लिंक होगा, वो जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे उस सब्जेक्ट के लिए, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जेएच एग्जाम फ्लेक्स इसमें और क्या आपके लिए ऐड ऑन कर रहा है, तो आपके लिए वो नोट्स दे रहा है। वो भी जो हम लोग क्लास में यहाँ पढ़ते हैं वही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। तो जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो दोनों ही चैनलों का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें और आप उससे जुड़ के नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। या तो आप उसका प्रिंट आउट करवा ले, या तो आप उसको वैसे ही पढ़ ले मोबाइल से या लैपटॉप से, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो एमडीसी में पढ़ रहे हैं, अब ये एमडीसी आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ था, इसको हम लोग अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि समाप्ति की ओर ये बढ़ रहा है। तो आप लोग साथ साथ क्या करेंगे, अब इसको फिर से लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 1 तक आप लेक्चर 11 तक आप रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ आप एक रेफरेंस बुक जरूर पढ़ेंगे कि आप अपने एग्जाम में कुछ ज्यादा और अच्छे तरीके से आप लिख पाए, जिससे आपका मार्क्स अच्छा बने। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जेएच एग्जाम प्लेक्स आपका पुरजोर तरीके से मदद कर रहा है आपके सभी सब्जेक्ट्स में। और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे एमडीसी पेपर में इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, आज हम लोग को देखना है। इसके पहले जो 2 क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं या क्रांतिकारी है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, वीडी सावरकर हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, खुदीराम बोस हो गए, सबके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है। अब आपको वो सब, अगर आपको देखिए एमडीसी में इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो आज हम लोग को देखना है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो वो भी जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था जिन्ना के द्वारा, वो किस कारणों में हुआ था, किन कारणों वश हुआ था, और इसका जो डिमांड था, कैबिनेट मिशन प्लान कैसे आया भारत, शिमला समझौता के उसके बाद जो विश्व युद्ध के पश्चात दो वहां पर इलेक्शन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग का क्या योगदान था। ठीक है। उसके बाद जो जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान रख रहे थे, वो डिमांड फॉर पाकिस्तान का जो मूल है, उसका जो ढांचा है, वो कैसे बना, आज ये सब चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपका हेडिंग है आज का क्या, जिन्ना एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब इसके आगे हम लोग को आईएनए भी पढ़ना है, इंडियन नेशनल आर्मी, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस का लास्ट पार्ट है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। ठीक है। तो विभाजन जो होता है उस चीज के बारे में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान पनपा क्यों, क्यों पाकिस्तान का डिमांड हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आप देखेंगे जब बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग बनता है, तो उस समय ये सब किसी के मन में नहीं था कि अलग से एक धर्म के आधार पर एक राष्ट्र हम लोग को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। यहां तक कि जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो भी कांग्रेस वाले पकड़ाए जाते थे, उन लोग का केस भी ज्यादातर आपका मोहम्मद अली जिन्ना लड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना एक फिर अपना मुस्लिम लीग को किस मोड़ पे ले गए, अलग राष्ट्र धर्म के आधार पर पाकिस्तान का मांग करने के लिए वहां पर प्रेरित हुए। ठीक है। तो आइए हम लोग इस सब पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक है आपका डिमांड फॉर पाकिस्तान, टॉपिक है आपका डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या, यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है
मंत्रिमंडलीय मिशन योजना, ये कैबिनेट मिशन योजना है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान, मंत्रिमंडलीय मिशन योजना भारतीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने का शिमला सम्मेलन के बाद ब्रिटिश शासन का अन्य महत्वपूर्ण प्रयत्न था। तो शिमला समझौता के बाद किस मिशन को यहां पर भारत में भेजा गया था? यहाँ के जो राजनीतिक जो उतार चढ़ाव चल रहे थे इस देश में, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको समझाने के लिए तो कैबिनेट मिशन प्लान को यहां पर भेजा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के द्वारा। विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले निर्वाचनों में मुस्लिम लीग को 495 मुस्लिम स्थानों में से 446 स्थान प्राप्त हुए थे। तो आपको पता है उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जिस समय का ये बात हो रहा है। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या कि यहां पर जो भी निर्वाचन हुए थे, तो विश्व युद्ध के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें निर्वाचनों में मुस्लिम लीग को 495 मुस्लिम स्थानों में से 446 प्राप्त हुए थे। तो ये सीट तो ठीक ठाक है, खराब नहीं है। तो इस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली क्या बोलते हैं, उनका प्रतिक्रिया क्या होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीयों के स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार कर लिया था। तो ब्रिटेन जो क्लेमेंट एटली थे वो मान लिए थे कि अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग की बहुमत की प्रगति में बाधक नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इस आजादी को अल्पसंख्यकों को देख के भी दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक वो हिंट कर रहे थे कि एक अलग राष्ट्र बनाने की राह पे वो चल रहे हैं, और ये अंदर अंदर सबको पता था, ठीक है, बस उसको प्रत्यक्ष रूप से ये बाहर नहीं आ पाया था, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग की बहुमत, मतलब मेजोरिटी, जो अल्पसंख्यक का मेजोरिटी है, इसको भी आप नकार नहीं सकते। मतलब बोलना क्या चाह रहे थे कि अगर इन लोग भी अलग राष्ट्र चाहते हैं तो दे देना चाहिए, ठीक है। अभी भी लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अच्छे से स्वीकार किए हुए हैं, ठीक। आगे देखें हम लोग, राजनीतिक गतिरोध के अंत के लिए वार्ता करने हेतु त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय मिशन ब्रिटिश शासन द्वारा भेजा गया था। तो हम लोग का जो राजनीतिक गतिरोध था, उतार चढ़ाव चल रहा था इस देश में, तो उसमें बातचीत करने के लिए यहां पर 3 मेंबर का कैबिनेट मिशन प्लान यहां पर भेजा गया। आप बताइए, कैबिनेट मिशन प्लान में जो मेंबर्स प्रेजेंट थे वो कौन कौन थे, आपको कमेंट करना है। कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन मेंबर प्रेजेंट थे ये आपको कमेंट करना है, इस पर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। राजनीतिक गतिरोध के अंत के लिए वार्ता करने हेतु 3 मेंबर्ड कैबिनेट मिशन ब्रिटिश शासन द्वारा भारत भेजा गया। मिशन के द्वारा सभी राजनीतिक दलीय नेताओं से वार्ता की गई, लेकिन सर्वसम्मत निर्णय के लिए वे सभी दलों के प्रतिनिधियों को तैयार ना कर सके। तो कैबिनेट मिशन अपना बात लेके आया था भारत कि आपको अपना सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको, जो भी यहाँ के आपके प्रतिनिधि हैं सब पार्टी के, सबको समझा पाना उनके लिए, और सब जो कैबिनेट मिशन जो प्लान था उससे सभी प्रतिनिधि सहमत नहीं हो पाए। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को तैयार ना कर सके। कौन? कैबिनेट मिशन प्लान वाले जो मेंबर थे वो। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को वे अव्यवहारिक मानते थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन वाले, अब ये दिखावा था कि क्या था नहीं पता, तो खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो भी मुस्लिम लीग का जो मांग था अलग पाकिस्तान का, उससे सहमत नहीं थे। हाँ, कुछ कुछ थे लेकिन बहुत नहीं थे, और ब्रिटिशर्स भी दिखाने के लिए खाली बोलते थे कि पाकिस्तान का मांग जो है वो अमानवीय है, नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर वो पाकिस्तान उन लोग को देने के लिए तैयार थे, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें,
पंडित नेहरू ने एक पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहा था। तो एक पत्रकार का सम्मेलन चल रहा था, पंडित नेहरू वहां पहुंचे थे, तो वहां पर अपना वो एक अपने दृष्टिकोण से कुछ वहां पर अपना बात रखें। वो बात क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन इसको आपको करना है, और ये आंसर अगर आता है डिमांड फॉर पाकिस्तान तो आपको इसको लिखना होगा। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, संविधान सभा जो कुछ चाहेगी उसे करने के लिए वह स्वतंत्र होगी। ठीक है, ये पंडित नेहरू का कहना था कि संविधान सभा जो हम लोग का कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली होगा, जो वो चाहेगी वो उसके लिए वो स्वतंत्र होगी, वो जो चाहेगी वो करेगी। ठीक है, यह संभव है कि वह प्रांतों के प्रकार के कोई वर्ग ही ना बने। ठीक है, तो और पंडित जी यहां पर क्या बोलते हैं कि यह संभव है, यह संभवतः यह है कि वह प्रांतों के प्रकार के कोई वर्ग ही ना बने, मतलब उसमें प्रांत के लोग या राजा उसमें सम्मिलित ना हो। मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्तव्य से भड़क उठे। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो जो स्टेटमेंट दिए थे जवाहरलाल नेहरू, उससे भड़क गए थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट था। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भड़काने वाला स्टेटमेंट है। आप देखेंगे अगर इसको, इसका नजरिया आप देखेंगे, यह संभव है कि वह प्रांतों के प्रकार के कोई वर्ग ही ना बने। ठीक है, इसी वक्तव्य से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भड़क उठे थे। कांग्रेस का संविधान सभा में बहुमत होगा, इस संभावना की कल्पना से मोहम्मद अली जिन्ना आतंकित हो उठे और उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। तो क्या कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिए? सबसे पहला कारण था कि अगर इलेक्शन होता है या कैबिनेट जो संविधान सभा वो बनती है तो वहां पर ज्यादा मेंबर कांग्रेस के हो जाएंगे और मुस्लिम लीग के कम मेंबर होने से क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहे थे उनका कद घट जाएगा, इसलिए वो लोग कैबिनेट मिशन प्लान जो प्लान लेके आए थे उससे वो सहमत नहीं थे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे आप यहां पर जिन्ना के मन में क्या आ रहा है कि ना अब हमको अलग राष्ट्र चाहिए, उसका भावना यहीं से धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आगे आप देखेंगे लीग ने संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया। तो जो मुस्लिम लीग थी धीरे धीरे क्या करने लगी, संविधान सभा का जब भी मीटिंग होता था उसका वो लोग क्या करते थे, बहिष्कार करने लगते थे, बॉयकॉट करने लगते थे। उसके अधिवेशनों में उसने भाग नहीं लिया। जो भी कांग्रेस का सेशन चल रहा था, पहले जैसे सभी लोग भाग लेते थे, तो सेशन से भी मुस्लिम लोग क्या करने लगे, मुस्लिम लीग क्या करने लगी, बॉयकॉट करने लगी सेशन को भी। तो सेशन को भी बॉयकॉट करने लगी मुस्लिम लीग, और आपका संविधान सभा को भी बॉयकॉट करने लगी मुस्लिम लीग। ठीक है, मतलब उनके मन में आ चुका था कि अगर हमको अपना देश ना मिला तो हमारे लोगों का, ऐसा इन लोगों का कहना था, हमारे लोग मतलब मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनका उनके साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, मंत्रिमंडलीय मिशन योजना का को अस्वीकार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। मिशन की योजना की अस्वीकृति के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को एक बहाना भी मिल गया था। अब देखिए, तो इसी का बहाना बना के वो कैबिनेट मिशन प्लान को क्या किए, वो कैबिनेट मिशन प्लान को अपना बहाना बना लिए। किस चीज के लिए, एक अलग राष्ट्र का मांग करने के लिए। कि जैसे ही वो अलग कैबिनेट मिशन प्लान को क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान को वो बोल देंगे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये स्वीकार्य नहीं है, तो यहाँ के लोग पूछेंगे तो तुमको चाहिए क्या फिर, तो उसी समय अपना मांग रखेंगे कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे एक योजना के तहत यहां पर पाकिस्तान का मांग का यहां पर बात मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, इनिशियलाइज किया जा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम शासन के निर्माण के लिए, ठीक है, अंतरिम शासन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अंतरिम शासन, इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब जो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। ठीक है, लॉर्ड वेवेल ने
इंटरिम गवर्नमेंट के निर्माण के लिए 16 जून 1946 को कांग्रेस एवं लीग को आमंत्रित किया। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं दोनों ही पक्ष को, कौन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इनवाइट करते हैं। अब देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहले एक साथ देश की आजादी में लड़ रही थी, अब देखिए फिर से डिवाइड एंड रूल का भावना यहां पर अंग्रेज लेके आए। अब ये कांग्रेस और लीग दोनों अलग अलग दो पक्ष में उन लोग कर दिए अंग्रेज लोग, और इनको अपने यहां आमंत्रित किए हैं। देख लीजिए कितना दिमाग से ये लोग काम कर रहे थे यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, आजादी दिए, लेकिन अभी भी इस मानसिकता से आजादी भारत को नहीं मिल पाया है। किस मानसिकता से, हिंदू मुस्लिम वाली जो मानसिकता है उससे। कांग्रेस के 6 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य एवं 3 सदस्य अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में लिए जाने थे। ठीक है, तो कांग्रेस के कितने सदस्य लिए जाने थे, 6, मुस्लिम लीग के 5 और 3 अन्य अल्पसंख्यक, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम नहीं थे ना, यहाँ पर जैन होंगे, पारसी होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, सिख होंगे। ठीक है, तो उन अल्पसंख्यकों से कितना चुनना था, 3 सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में चुनना था। कांग्रेस ने अपने 6 प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुसलमान को शामिल करने की मांग की थी। अब देखिए, अब कांग्रेस भी चाहती है, देखिए यहां हो क्या रहा था कि मुस्लिम लीग तो ठीक है, मुस्लिम के लिए काम करेगी, नाम ही मुस्लिम लीग है, मोहम्मद अली जिन्ना उसके लिए काम ही कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए, या फिर आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि उन लोग का दिल जीतने के लिए मुस्लिम लोग का क्या कर रहे थे कि 6 मेंबर में से वो चाह रहे थे कि एक मेंबर उनका कौन, किस धर्म का बने, मुस्लिम धर्म का बने। इससे क्या होगा कि उन लोग का भी सहानुभूति कांग्रेस को मिलेगा। तो इस बात पर यहां पर वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग यहां चर्चा करें तो कांग्रेस ने अपने 6 प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुसलमान को शामिल करने की मांग की थी। इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने इस पर अंतरिम शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस का जो मांग था उसको अस्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस जो है वो क्या की, जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए इनविटेशन था उसमें भाग लेने से क्या कर दी, इनकार कर दी, बोली हमको नहीं जाना। मुस्लिम लीग ने अकेले ही सरकार बनाने की मांग की। ठीक है, अब मुस्लिम लीग बोली अब हमको अकेला सरकार चाहिए, अकेला सरकार चाहिए मतलब हमको अपना अकेला राष्ट्र चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें, वेवेल ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब देखिए कोई एक आदमी, 2 आदमी को बुलाया गया, तो क्यों बुलाया गया होगा, बातचीत करने के लिए। अब एक नहीं आए और एक आके सिर्फ अपना डिमांड रखते जाए तो वो चीज स्वीकार्य होगा, नहीं स्वीकार्य होगा। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने किया क्या, ये तो वेवेल ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो वेवेल जो मांग था मुस्लिम लीग का उसको यहां पर स्वीकार नहीं किया जाता है, और शासकीय अधिकारियों की एक काम चलाऊ सरकार स्थापित कर दी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक शासकीय अधिकारियों जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे उनका एक यहां पर सरकार स्थापित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इस पर कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई का निश्चय किया। अब देखिए यहां पर मुस्लिम लीग अब डायरेक्ट एक्शन पे आ रहे हैं कि अब हम लोग को कैबिनेट मिशन प्लान से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग को एक अलग राष्ट्र चाहिए और जिसका नाम पाकिस्तान होगा। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप और देंगे, पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बनाया गया था, पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बनाया गया था, या कौन पाकिस्तान शब्द पहली बार दिया था, इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। पहला, कैबिनेट मिशन प्लान में जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स का नाम आपको बताना है, और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी, अब वो डायरेक्ट एक्शन पे आ गई थी, नहीं अब लेके रहेंगे, हमको कैबिनेट मिशन प्लान से कोई मतलब नहीं है। तो मुस्लिम लीग ने इस पर कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई का निश्चय किया। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है। पहले तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस 6 प्रतिनिधि अपना रखती है। तो 6 प्रतिनिधि रखने में वो चाहती है कि एक मुस्लिम मेंबर भी रहे।
तो एक मुस्लिम मेंबर के रहने से वो स्वीकार्य नहीं होता है अन्य लोगों के द्वारा कि हम लोग को मुस्लिम मेंबर नहीं रखना है। अब मुस्लिम मेंबर नहीं रहने से हुआ क्या, जो भी यहां पर वेबल सिर्फ उसका जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो अन्य थे उनका बात वो नहीं मानते हैं। तो वेवेल ने इसे स्वीकार नहीं किया और शासकीय अधिकारियों की एक कामचलाऊ सरकार स्थापित कर दी। तो वेवेल किसी एक का डिमांड क्यों माने, उसको वो स्वीकार नहीं किए। उसके बाद हुआ क्या, मुस्लिम लीग घुसा गई। मुस्लिम लीग घुसा गई तो अब मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलते हैं कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार करते हैं, अब हमको पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी और वो सीधी कार्रवाई का निश्चय वो करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ याद करिए, पहले कांग्रेस 6 सदस्य प्रतिनिधि रखने वाले थे, उसमें एक मुस्लिम को रखने वाले थे, नहीं माना गया, कांग्रेस घुसा गई। ठीक है, वो उसमें फिर गई नहीं जो इनविटेशन आया था। फिर मुस्लिम लीग बोला कि हम लोग को एक अलग राष्ट्र चाहिए, एक यहां पर लिखा हुआ है ना, और शासकीय अधिकारियों की मुस्लिम लीग ने अकेले ही सरकार बनाने की मांग की। तो मुस्लिम लीग क्या किए, अकेले ही सरकार बनाने का मांग किए, तो इस पर वेवेल तैयार नहीं हुए। अब उसके बाद हुआ क्या, तो जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे वो गुस्सा हो गए और वो कैबिनेट मिशन प्लान से वहां से चले गए और वो बोले कि अब हम लोग को सीधा एक राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, उससे कम हम लोग को कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा अगर डिमांड फॉर पाकिस्तान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने अगस्त 1946 में लीग में बंबई भाषण में सीधी कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए कहा, ये देखिए सीधी कार्रवाई, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि कांग्रेस लड़ाई चाहती है तो हम बिना झिझक के चुनौती स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहां पर धमकी देना और लेने का काम चल रहा था कि यदि कांग्रेस लड़ाई चाहती है मतलब चुनाव से, ठीक है, तो हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उसी मौके पर उन्होंने कहा हम भारत का बंटवारा कराएंगे अन्यथा भारत को तबाह कर देंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था। तो आप देखिए यहां पर जो स्टेटमेंट है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। उसी मौके पर उन्होंने कहा था हम भारत का बंटवारा कराएंगे अन्यथा भारत को हम क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस लाइन को आप देखिए, उनका नारा था लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, बट कर रहेगा हिंदुस्तान। तो ये सब नारा और ये सब जो सेइंग्स है किसके द्वारा क्या बोला गया है, अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है, तो क्या क्या बोले थे वो, हम बंटवारा करके रहेंगे, ठीक है, हम लोग को पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, अन्यथा भारत को तबाह कर देंगे, और नारा भी लगाए थे लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, बट कर रहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो पैराग्राफ अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ गुस्सा 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 दोनों में चल रहा था, बात हो रहा था नहीं अब हम लोग को अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि अलग राष्ट्र के लिए और क्या गतिविधि हो रही थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे है। ठीक है, 16 अगस्त 1946 ये डायरेक्ट एक्शन डे है। बहुत मौतें हुई थी, ठीक है, बहुत जाने गई थी, खास करके बंगाल में। डायरेक्ट एक्शन डे, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन जो है उसको निश्चित किया गया। इस समय तक लीग संवैधानिक उपायों में ही विश्वास करती थी। तो अभी तक वो संविधान में ही विश्वास करके लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे। ठीक, इसके बाद उसका रुख आक्रमण हो गया। ठीक है, लेकिन उन लोग को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि संवैधानिक तरीके से ना अंग्रेज मान रहे थे और यहां पर संवैधानिक तरीके से कोई मानने के लिए एक दूसरे को तैयार नहीं था। इसलिए उन लोग अपना रुख किस तरफ कर लिए, आक्रमण मतलब नॉन वायलेंस की तरफ उन लोग फिर आगे बढ़े। मोहम्मद अली जिन्ना पर अब ब्रिटिश शासन का कोई नियंत्रण ना रहा। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन, देखिए इस स्टेटमेंट को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद अली जिन्ना पर ब्रिटिश शासन का कोई नियंत्रण नहीं था, या आप इसको दूसरे भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रिटिश शासन का सपोर्ट था, ये भी आप बोल सकते हैं। दोनों चीज आप यहां बोल सकते हैं।
ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा अंग्रेज लोग का ही देन है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना पर अब ब्रिटिश शासन का कोई नियंत्रण ना रहा, वे उसके नियंत्रण से बाहर हो गए और उसके मुंहजोर बन गए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर बंगाल में जो कहानी है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो बंगाल में लीग की सरकार थी, तो बंगाल में मुस्लिम लीग का सरकार था। हसन शहद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे, अंडरलाइन करेंगे। 1946 में हसन हसद शहद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिन सार्वजनिक छुट्टी कर दी थी। तो जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई का डेट चुना गया था, कौन सा, 16 अगस्त, उस दिन ये क्या कर दिए थे, हॉलीडे, उसको गवर्नमेंट हॉलीडे के रूप पर उसको वहां पर छुट्टी दे दिए थे। कलकत्ता एवं सिलहट में खून की नदियां बह गई। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे में बात से बात चला नहीं, तो वहां पर नॉन वायलेंस हुआ, बहुत जाने गई, बहुत खून बहा। ठीक है, कलकत्ता में आप यूट्यूब पर आप सर्च करके वीडियोस आप देख भी सकते हैं, जो अन्य लोगों के द्वारा बनाया गया है। इस जो खून का होली हुआ था उस चीज के बारे में आपको मूवी भी मिल सकता है शायद। ठीक है, शॉर्ट मूवी। इसके बाद नोआखली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में सांप्रदायिक उन्माद फूट पड़ा। देखिए, तो यहां पर भी सांप्रदायिकता फैल गई। कहां पर, नोआखली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में। और सांप्रदायिकता फैलती है तो खून की होली फिर बह के रहती है। ठीक है, संपूर्ण देश में सांप्रदायिक दंगे ने देश को किरकत्व विमूढ़ बना दिया। ठीक है, मतलब एक बेबस कर दिया। जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ये देश को पूरा बेबस कर दिए थे। गांधी जी भी देखते ही रह गए मोहम्मद अली जिन्ना का ये हरकत और मुस्लिम लीग का ये हरकत। ठीक है, बंगाल एवं पंजाब की सरकारें निष्क्रिय हो गई। ठीक है, पूरा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था, पुलिस मशीनरी था, कहां पर, बंगाल और पंजाब में, वो निष्फल हो गया इस दंगों को रोकने में। इन्हीं परिस्थितियों में 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इंटरिम सरकार ने पद ग्रहण किया। तो इन्हीं डायरेक्ट एक्शन के परिस्थितियों में कब, 2 सितंबर, देख ली ज्यादा दिन नहीं हुआ, यहां 16 अगस्त है। ठीक है, और यहां 2 सितंबर। ठीक, तो 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इंटरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, पद ग्रहण किया। पहले तो मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में लीग के 5 सदस्यों ने इंटरिम शासन में भाग लिया। तो आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो मुस्लिम लीग पहले भाग नहीं ली थी, लेकिन बाद में कितने लोग भाग लिए, 5 सदस्य इस इंटरिम गवर्नमेंट में भाग लेते हैं। तो लीग को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, बताइए, फाइनेंस। मुस्लिम लीग को वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट मिला था। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो लीग के सदस्यों ने शामिल होने के बाद तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो लीग के सदस्यों ने, वहां ने नहीं के होना चाहिए, लीग के सदस्यों के शामिल होने के बाद से अडंगा नीति का अनुगमन प्रारंभ कर दिया गया और शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो लीग के सदस्यों ने शामिल होने के बाद से अडंगा नीति का अनुगमन प्रारंभ कर दिया। मतलब हर चीज में उन लोग क्या कर रहे थे, रोक टोक का माहौल बनाए हुए थे और शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। शासन का सहयोग नहीं कर रहे थे कौन, मुस्लिम लीग के लोग, बस नाम के लिए वो लोग शामिल हुए थे, लेकिन कुछ भी वहां पर फैसला लिया जाता था या किसी के द्वारा वहां पर बात रखा जाता था कैबिनेट में या फिर उस संविधान सभा में, तो लोग हर चीज में अपना क्या करते थे, अड़ंगा लगा देते थे, पैर अपना फंसा देते थे वहां पे कि ये नहीं होने देंगे हम लोग, ये ठीक नहीं है। ठीक है,
तो हर जो भी नीति बन रहा था शासन के द्वारा, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। कौन? मुस्लिम लीग वाले। फलस्वरूप पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो फिर से सभी जो कांग्रेसी थे या अन्य जो भी वहां पर संगठन के नेता थे, वो मुस्लिम लीग से क्या हो गए? नाखुश हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। तो इसी सब से आप देखेंगे जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका प्रारंभ कब हुआ है, इस डेट को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका इस एग्जाम तो आएगा ही। अगर आप कॉम्पिटिटिव भी देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। लीग ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। ठीक है, लीग इसका पूरा बहिष्कार की, किसका? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा इसको बहिष्कार किया गया। संपूर्ण देश में अराजकता की स्थिति थी, मतलब यहां पर कोई भी लॉ और नियम कानून दोनों के द्वारा नहीं अपनाया जा रहा था। ठीक है, एनार्की फैल गई थी देश में, कौन लीड करेगा किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, ऐसा माहौल बना के रखे थे कांग्रेस और खास करके मुस्लिम लीग वाले। सर्वत्र सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, ये तो हम लोग ने देखा ही। ऐसा प्रतीत होता था कि पाकिस्तान का विकल्प गृह युद्ध था। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो डिमांड था उससे इस देश में क्या फैल गया था? गृह युद्ध, ऐसा भावना यहां पर हो गया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि वे हर स्थिति में जून 1948 तक भारत की शासन या सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे क्या, कि ऐसी स्थिति में जहां पर एनार्की फैल गया था, किसी को पता नहीं कौन लीड करेगा, ना ही कांग्रेस को पता था ना ही मुस्लिम लीग को पता था, तो कैसे पता चलता? तो यहां पर ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि वे हर स्थिति में जून 1948 तक भारत की शासन सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। यह वह निर्णय ब्रिटिश शासन द्वारा किया जाएगा कि सत्ता का हस्तांतरण केंद्रीय शासन या प्रांतीय शासनों में कैसे सौंपा जाए। तो यहां से आप ये चीज अंडरलाइन करेंगे, कब देने का बात क्लेमेंट एटली ने किया था? तो जून 1948 में, लेकिन दे कब दिया गया? 1947 में ही, एक साल पहले ही लगभग दे दिया गया। तो उसके बाद वो क्या बोले थे कि जून में हम लोग सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन केंद्रीय शासन को क्या दिया जाएगा और प्रांतीय शासन को क्या दिया जाएगा ये हम लोग तय करेंगे, मतलब ब्रिटिश शासन तय करेगी। इस दुष्कर कार्य को संपादित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारतवर्ष का नया गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया। तो इस काम के लिए यहां पर एक नए वायसराय बन के आए और उस वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो आजादी के बाद आजादी तक आपके वायसराय रहते हैं इस देश के। तो अगर हम लोग आगे चर्चा करें, यहां पर बात क्या हो रहा था, तो इस दुष्कर कार्य को संपादित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारतवर्ष का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। तो वायसराय कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन भारतवर्ष का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने पद ग्रहण करने के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया एवं लंदन के अधिकारियों से वार्ता करके 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तावित कर दी। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, कि
भारत विभाजन की योजना प्रस्तावित कब हुई? प्रस्तावित है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत हिंदुस्तानियों को देने की बात कब हुई थी? जून 1948 में। लेकिन भारत विभाजन जो पार्टीशन की योजना जो प्रस्तावित होनी थी वो कब हुई? 3 जून 1947 को। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। किसके समक्ष? तो यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श करके, लंदन के अधिकारियों से वार्ता करके ये तय किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत से हट जाने की घोषणा की। अब यहां पर वो घोषणा कर देते हैं क्या कि हम लोग एक आधिकारिक घोषणा करते हैं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को यहां पर आपको जो शासन का हस्तांतरण है वो इस देश को दे दिया जाएगा। शासन जो है अभी यहाँ की जो प्रतिनिधि है वो संभाले, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान को बांटने के लिए एक और अधिकारी को बुलाया गया था जो एक लाइन बनाए थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिवीजन का लाइन बनाए थे। तो बताइए वो डिवीजन का लाइन कौन बनाए थे? इस चीज पर भी आपको कमेंट करना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम क्या है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा रेखा का नाम क्या है? अगर आपको सीमा रेखा का नाम पता होगा तो वही नाम था जिनको माउंटबेटन जो अधिकारी को यहां पर भारत और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए बुलाए थे, ठीक है। तो आपको बताना उस भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है। आगे अगर हम लोग देखें, माउंटबेटन योजना ने 2 संप्रभु राज्यों की स्थापना की घोषणा की। तो 2 रिपब्लिक स्टेट का यहां पर, 2 सोवरेन स्टेट का यहां पर बात हो रहा है। कौन कौन? एक हो गया आपका भारत, इंडिया, और दूसरा हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब एवं बंगाल को हिंदू एवं मुस्लिम बहुल प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया जाएगा। आपको पता था पहले, ये मान लीजिए इंडिया है तो इधर वाला आपका ईस्ट पाकिस्तान और इधर वाला वेस्ट पाकिस्तान के तौर पर विभाजन किया गया था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बाद में जाके आपका क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। तो ब्रिटिश संसद क्या करती है? एक एक्ट, एक लॉ पास करती है। उस लॉ का नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। क्या नाम था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस एक्ट में क्या था आपका? पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो पाकिस्तान का आजादी कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त 1947 रात का 12 बजे के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अपना आजादी मानता है हुआ। और जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो वहां के गवर्नर जनरल के फॉर्म पे किसको चुना गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। कहां के? पाकिस्तान के, ठीक है। और भारत के तो माउंटबेटन उस समय थे ही, ठीक है। और उनके बाद श्री राजगोपालाचारी को चुना गया था। इस प्रकार अखंड भारत रूपी पोत स्वतंत्रता के महासागर में झंझावतों से संघर्ष करते हुए सांप्रदायिकता रूपी चट्टान से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये था आपका पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें अंग्रेज भी पाकिस्तानियों का, मतलब मुस्लिम लीग का ही साथ दे रहे थे। आप देखेंगे विभाजन करने के लिए। और आपको मैंने जितना क्वेश्चन पूछा है उसका आपको आंसर देना है कमेंट में। पहला था आपका कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें 3 लोग थे, तीनों लोग का आपको नाम बताना है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान को जो सीमा रेखा अलग करती है और उन्हीं के नाम पर वो सीमा रेखा है जो उसको अलग किए थे, वो आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो ये था आपका डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इतना कार्रवाई, इतना प्रपंच किया गया था लेने के लिए अपना पाकिस्तान, ठीक है। और कांग्रेस भी जोर लगा रहे थे कि ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि दे दिया जाए और वो उसको अपना एक अलग राष्ट्र बना के वहां पर एक अलग सत्ता, उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित करके वहां पर अलग सत्ता चलाएं, ठीक है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए वो आंसर किस क्वेश्चन का आपका देगा, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए, डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा आपका? तो या तो आपका शॉर्ट आंसर में ये आ सकता है, या तो कंप्लीट लॉन्ग वाले में आएगा। ठीक है, तो यहां पर जितना भी चीज हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसमें मेन हेडिंग था अगर डिमांड फॉर पाकिस्तान, लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग डिमांड ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जितना भी चीज हो पाया जिसमें कांग्रेस यहां पर भाग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, अन्य संगठन भाग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, कब कांग्रेस वाले गुस्सा किए, कब मुस्लिम लीग वाले गुस्सा किए, कब कैबिनेट मिशन इसमें अपना टांग अड़ाया, कब कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार किया गया, फिर धीरे धीरे जो अलग राष्ट्र की मांग थी वो उठी। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट तौर से देख सकते हैं कि यहां पर जो डिमांड फॉर पाकिस्तान था वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना तो चाहते थे ही, मुस्लिम लीग तो चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के तौर पर उभरे, निकले, इंडिया से अलग हो जाए, जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही राज्य करें। उसी